अल्मोड़ा जिले में तेजी से होम स्टे बनाए गए हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने अपने होटल और रिजॉर्ट को भी होम स्टे में रजिस्ट्रेशन करके कारोबार किया जा रहा है। जिले में 425 होम स्टे आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 200 से ज्यादा होम स्टे आज भी मानकों के खिलाफ चल रहे हैं, जिनको पर्यटन विभाग ने निरस्त कर दिया है और उन्हें नोटिस जारी किया गया है। तो पर्यटन का सीजन आ गया है, ऐसे में लोगों ने होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया है अपने होटलों को, घरों को, लेकिन जो तय मानक है उनके आधार पर ये होम स्टे नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। पर्यटन विभाग ने निरस्त कर दिया है कुछ रजिस्ट्रेशंस को। जनपद में कुल जो पंजीकरण हमारे होम स्टेज पूर्व में थे वो 421 थे, जिसमें से जब हमने अपने वेबसाइट में देखा तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे होम स्टेज है जिनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं था। तो उसमें से हमने लगभग 200 होम स्टेज ऐसे जिनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं था, तो उनका हमने अभी कैंसिलेशन किया है। प्लस जिनके द्वारा गेस्ट हाउस चलाए जा रहे थे या होटल चलाए जा रहे थे होम स्टे के नाम पे, उनको हमने लेटर के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया है कि आप इसको गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रेशन करें और होम स्टे से हटा के, तो उनको भी हमने अभी कैंसिलेशन में डाला है। तो 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जिन्हें रद्द करना पड़ा, क्योंकि तय मानकों के अनुसार ये नहीं चल रहे थे, नियम के तहत काम नहीं किया जा रहा था और ऐसे में ये फैसला लेना पड़ा। किशन जोशी हमारे सहयोगी अल्मोड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए। किशन, पर्यटन का सीजन आ गया है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग अपनी कमाई करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए होम स्टे में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने घरों को, होटलों को। ऐसे में क्या क्या तय मानक हैं जिनका ध्यान रखना होता है और कितने ऐसे घर बताए जा रहे हैं जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है? देखिए सीनम, ये अल्मोड़ा जिले में अधिकांश क्षेत्र कसार देवी सहित जागेश्वर क्षेत्र है, उसके अलावा रानीखेत और सल्ट और चौखुटिया क्षेत्र में जो होम स्टे बने थे, जो रिजॉर्ट भी बने थे, उन्होंने जो है सरकार की योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए उसे होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया। जब पर्यटन विभाग की सख्ताई हुई, सीएम धामी के बाद पर्यटन विभाग ने जब सख्ताई की तो चेक किया गया कि कई होम स्टे जो हैं, जो रिजॉर्ट बने हैं, उनको भी होम स्टे के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें जो है कई टैक्स बचाए जा रहे हैं। उसके बाद पर्यटन विभाग ने पूरे जिले में अभियान चलाया। अभियान के बाद उनको निर्देश दिया कि तत्काल आप जो है या तो रिजॉर्ट में इसे रजिस्ट्रेशन कीजिए या होटलों में रजिस्ट्रेशन कीजिए, जिसके बाद जो है आपको अन्य जो सुविधाएं होम स्टे के लिए सरकार द्वारा दी जाती है वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि होम स्टे में परिवार का वहां पर रहना बहुत जरूरी है। परिवार के साथ ही जो है वो पहाड़ी भोजन परोसा जाएगा पर्यटकों को, उनके लिए खुद जो है खाना बनाने की सारी सुविधाएं जो है परिवार के लोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। कई लोग बाहर दिल्ली मुंबई रहते थे, उनके यहाँ रिजॉर्टों को होम स्टे के रूप में चलाया जा रहा था, जिनका पंजीकरण जो है पर्यटन विभाग ने रद्द कर दिया और कहा गया कि आप अगर रिजॉर्ट चला रहे हो तो रिजॉर्ट के रूप में उसका पंजीकरण कीजिए या होटल चला रहे हो तो होटल के रूप में पंजीकरण कीजिए। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका किशन जोशी। कोटद्वार के लैंसडाउन से खबर है, जहां पर गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर में आज 200 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड होगी और पासिंग आउट परेड में देश सेवा की शपथ लेने के बाद 200 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगे। तो 200 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड आज होनी है लैंसडाउन में। ये पासिंग आउट परेड रहेगी और इस परेड के बाद पीओपी जो होगी उसके बाद सेना का हिस्सा बन जाएंगे 200 अग्निवीर। तो कोटद्वार के लैंसडाउन से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आज गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर में 200 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड होने जा रही है। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पासिंग आउट परेड जो होनी है, जिसके बाद सेना का हिस्सा बन जाएंगे ये तमाम अग्निवीर, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, क्या कुछ जानकारी?
देखिए तकरीबन 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और लैंसडाउन को जो गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है वहां पर जो परेड ग्राउंड है उनका, वहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और लगभग 8:30 बजे के बाद एंट्री शुरू की जाएगी सेना की ओर से। और तकरीबन जो जानकारी मिल रही है 200 से ज्यादा अग्निवीर हैं वो भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। अभी फिलहाल आज पीओपी जो उनके अंतिम पग जो लिया जाता है वो लिया जाएगा और उसके बाद वो भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। और जो तमाम जो गढ़वाल राइफल्स की जो 12 बटालियन है उसमें अलग अलग यूनिट में वो शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है लगभग 9 बजे के बाद जो परेड है वो शुरू होगी। और खास तौर पे इस बार लोगों के लिए जो सेना की ओर से जो आम जनता है जो देखना चाहती है कि सेना के अंदर किस तरीके से परेड होती है, आम जनता के लिए भी आज ओपन रहेगा। तो कोई भी जो परेड में शामिल होना चाहता है यानी कि देखना चाहता है उस परेड को कि किस तरीके से भारतीय सेना की जो पीओपी होती है, पासिंग आउट परेड होती है सेना के जवानों की, वो अगर देखना चाहता है तो लैंसडाउन के हेडक्वार्टर्स पहुंच सकता है और वो देख सकता है आसानी से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया और वहां पर हो रहे काम को देखा है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि काम में तेजी लाई जाए। सीएम धामी ने कहा कि एक्सप्रेस वे का काम अंतिम चरण में है। सीएम ने यह भी कहा एक्सप्रेस वे बनने से देहरादून से दिल्ली जाने वालों को सुविधा होगी और सफर आसान हो जाएगा। आपको बता दें सीएम धामी सड़क मार्ग से मेरठ जा रहे थे। इस दौरान मोहन में सीएम ने काफिला रोककर काम का जायजा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सगम होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। उत्तरकाशी में हुई महापंचायत के बाद माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी उत्तराखंड में इस तरह के माहौल को जरूरी बता रही है ताकि हिंदुत्व की पहचान रखने वाली देवभूमि बची रहे। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश और देश में माहौल बिगाड़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। वो कलंकित करने का काम कर रहे हैं, वो कतई यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। भाषा में उस लैंडवादी को समझाने की आवश्यकता है। उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में रविवार को महापंचायत हुई। मामला देवभूमि का है, पर हिंदुओं को जगाने के लिए 2000 किलोमीटर दूर हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा भी आए तो गंगोत्री के बीजेपी विधायक सुरेश चौहान भी महापंचायत के मंच पर मौजूद रहे। इनके अलावा अलग अलग हिंदुवादी संगठन एक साथ इस महापंचायत में पहुँच गए। बात यहाँ तक हुई, अगर एक हिंदू 100 हिंदुओं को अपनी बात समझा दे तो सामने वालों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। और निवेदन है, एक हिंदू 100 हिंदुओं में यहाँ प्रचार कीजिए। एक हिंदू 100 हिंदुओं में अगर प्रचार करेगा तो मैं चैलेंज करता हूँ, हमने रिजल्ट महाराष्ट्र में देखा है, हमने रिजल्ट कर्नाटक में देखा है, हमने रिजल्ट हैदराबाद में देखा है। क्या मस्जिद के महापंचायत में बीजेपी विधायकों का शामिल होना जरूरी था? सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि मस्जिद की महापंचायत के बाद कहीं पूरे पहाड़ में ये सिलसिला ना चल पड़े। हाल के वक्त में गौचर, थराली, बेरीनाग, सतपुली, श्रीनगर, पुरोला, नैनीताल में ऐसे मामले आ चुके हैं जहां हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में महापंचायतों से हिंदुओं को संदेश देने का काम हुआ तो क्या होगा? कांग्रेस इस तरह के हालात के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेवार बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड में देवभूमि है, इसलिए हर हिंदू को इसकी सुरक्षा की बात करने का हक है। इसलिए सरकार के संरक्षण में वो चाहते हैं कि अगर वातावरण जो खराब होगा, दूषित होगा, तो इन चीज़ों पर लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये सरकार की सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता बहुत प्रबुद्ध है, समझदार है, उन तमाम चीज़ों को जानती है कि जो वादे किए गए थे उन वादों पर जो है सरकार जो है मौन क्यों है। भूमि की जो मर्यादाएं उसको बनाए रखने का
और उसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी हो, वो खान पान के रूप में हो, वो किसी दूसरे आचरण के रूप में हो, किसी कृत्य से हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ की मान्यता, परंपरा, यहाँ की संस्कृति, उसका संरक्षण भी उसके बुनियाद में है। तो उसका अधिकार तो यहाँ की जनता के पास रहेगा ना, वो करेंगे ना, और करना चाहिए। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अवैध मजार, अवैध मदरसों को लेकर पहले ही माहौल गर्म था। अब उत्तरकाशी की मस्जिद पर हुई महापंचायत ने आग में घी का काम किया है। अब जहां सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि उत्तरकाशी की मस्जिद का क्या होगा, वहीं महापंचायत का ये माहौल कहीं पहाड़ों में माहौल ही ना बदल दे। सवाल ये भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोटद्वार के लोगों को जल्द ही आवासीय भवनों के ऊपर झूलती बिजली की हाई टेंशन लाइनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही सड़कों के किनारे लगे ट्रांसफार्मर से भी राहत मिलेगी। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने 4 करोड़ 36 लाख के कार्यों का सोमवार को शुभारंभ किया, जिससे शहर में हाई टेंशन लाइनों को और ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही पुराने बिजली के खंभों को बदलकर नए खंभे लगाए जाएंगे। रितु खंडूरी ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और जल्द ही इसके काम शुरू होंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी के मैं धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने जो ये 4 करोड़ 36 लाख का जो बजट है वो हमें दिया है। काफ़ी समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे और क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। मैं आज हुआ है तो मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ। और चाहे वो हाई टेंशन लाइन हो, LT लाइन्स हो, ट्रांसफार्मर मूवमेंट हो, पोल्स का अदली बदली हो, नए पोल्स लगाने हो, इन सब चीज़ों पर ये पैसा खर्च होगा। चारधाम यात्रा की तैयारी पर इस बार सरकार का फोकस अभी से है। वहीं केदारनाथ के दूसरे पैदल रास्ते को भी फाइनल करने पर काम चल रहा है। जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर ये रास्ता शुरू हुआ तो केदारनाथ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने में आसानी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु हर साल केदारनाथ पहुंचते हैं। करीब 22 किलोमीटर पैदल चलकर यात्री गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन आपदा के हालात और संकरे रास्ते की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए अब एक और पैदल रास्ता तलाशा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये काम केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम देख चुके रिटायर कर्नल अजय कोठियाल को सौंपा है। कर्नल अजय कोठियाल ने त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ तक पूरी टीम के साथ पैदल सफर किया। अब सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। हमने ये ऑप्शन ट्राई करा है जो कि केदारनाथ से सीधा त्रिजुगी नारायण निकलता है। बड़ा अच्छा रूट है, थोड़ा हाइट्स है इसमें, लेकिन उसमें फिर ये देखो कि केदारनाथ जब कोई जाता है तो एक उसके अंदर एक भावना होती है कि रिलीजियस फीलिंग। तो उसमें जगहों के नाम देखो, किसी जगह का नाम है गौरी खड़क, किसी का नाम है गोमकारा, कोई बोलते हैं 5 पांडव। 14,000 फीट की ऊंचाई पर 23 किलोमीटर का ये रास्ता अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अजय कोठियाल के मुताबिक ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हर उम्र के यात्री इस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। ट्रैकिंग और घूमने के शौकीन यात्री एडवेंचर के साथ केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वहीं पूरे रास्ते में अलग अलग स्पॉट पर व्यवस्था बनानी होगी ताकि यात्रियों के लिए रुकने और कैंपिंग की व्यवस्था हो सके। तो कुछ जगहों को रास्तों को जोड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी होगी। नेचर एडवेंचर कम रिलीजियस टूर होगा, तो इसमें तो एक रिलैक्स होकर के किसी को जाना है, जबकि 14,000 फीट की हाइट पे भी जा रहा है, तो 2 दिन का प्लान बनाना चाहिए। पहले दिन गए गौरी खड़क में, टेंट कॉलोनी में रहे, कुछ नेचर देखे, 12 सिंहों का एक इलाका है, बरड़ का एक इलाका है, वो समझे, और उसके बाद में सेकंड डे ऊपर जाएं। बट पहले दिन जब वो ऊपर रुकते हैं वो साइड पे, तो यार वो साइड से देख के मजा आता है। एक हाइट पे कहीं चौखंबा दिख रहा है, वहां से अपना त्रिजुगी नारायण दिख रहा है, मदमहेश्वर दिख रहा है, पूरे 5 जो केदार के मंदिर हैं उनकी हाइट दिखती है, तो वैसे वाली फीलिंग है। केदारनाथ धाम में हर साल दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है।
ऐसे में अल्टरनेट रूट खोजने पर तेजी से काम चल रहा है। अब देखना होगा कि नए पैदल रूट को कब तक परमिशन मिल पाती है और 2025 की यात्रा के लिए नया पैदल रास्ता शुरू हो पाता है या नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। ऋषिकेश को जाम के झाम से बचाने के लिए पुलिस ने बड़ी पहल की है और सड़कों पर डेलीमीटर लगाने का फैसला लिया गया है। इससे रोड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और आने और जाने के लिए रास्ता अलग हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने अभी इंद्रमणि बड़ोनी चौक, जंगलात बैरियर, श्यामपुर पुलिस चौकी और कोयल घाटी में रोड डेलीमीटर बनाए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इससे ऋषिकेश में जाम से कुछ हद तक छुटकारा जरूर मिलेगा। आपको बता दें, ऋषिकेश में जाम की समस्या बहुत आम हो गई है। यहाँ पर वीकेंड और हर त्योहार के सीजन में जाम का झाम देखने को मिलता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब लोग ततैया के हमलों से भी खौफजदा है। आलम यह है कि सर्दियां शुरू होने के साथ ही ततैया के हमलों में इजाफा हो रहा है। कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वन विभाग के पास ततैया से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। गुलदार, भालू और जंगली सुअर सालों से उत्तराखंड में पहले से ही तांडव मचा रहे हैं, तो अब पहाड़ी इलाकों में ततैया का आतंक फैल गया है। ततैया ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ये हैं कि ततैया के हमलों में जहां इस बार उत्तराखंड में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोगों को ततैया घायल भी कर चुकी है। पहले ततैया के हमले ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित थे, लेकिन अब इनका खौफ शहरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अब शहरों में भी कई जगह ततैया के भारी भरकम छत्ते नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि बच्चों को भी काट चुका है, मुझे भी काट चुका है और पेन इतना अनबेरेबल है। और करेंटली मेरी अभी डीएफओ वन विभाग में बातचीत हुई थी। उनके अकॉर्डिंग उनके ना तो उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है, नाइदर दे आर हैविंग एनी सेट ऑफ इक्विपमेंट्स। ततैया के हमलों में इस बार टिहरी में जहां पिता पुत्र की मौत हुई, तो वहीं बागेश्वर में भी 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में 2 लोगों की मौत ततैया के हमले में हो चुकी है। हालात ये हैं कि खाली पड़ चुके गांव में पूरी तरह से ततैया का कब्जा हो चुका है। ततैया के हमले भले ही साल दर साल बढ़ रहे हो, लेकिन वन विभाग के पास इससे निपटने का कोई प्लान ही नहीं है। में हमारे स्टाफ को भी प्रॉपर ट्रेनिंग अभी तक इस चीज़ के उसमें नहीं दी गई है कि इनसे कैसे जो है इनको कैसे हटाना है, क्या करना है। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोग किट वगैरह भी इसमें हम लोग मंगा रहे हैं, जिससे हमारा फुल बॉडी प्रोटेक्शन वगैरह रहे। तो उसको हम लोग एज अ प्रयास हम लोग उसको देखेंगे। बीते सालों में दिसंबर तक ततैया के हमले पूरी तरह बंद हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बरसाती सीजन खत्म होने के बाद ततैया ने जो आतंक मचाना शुरू किया था, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। तो ऐसे में अब ये भी जरूरी हो गया है कि इनसे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान तैयार हो, ताकि पहाड़ के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट का प्रोमो और पोस्टर देहरादून में सीएम धामी ने लॉन्च किया। फिल्म के जरिए जौनसार की संस्कृति और विरासत को दिखाया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरी मदद करेगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में फिल्म मेकिंग बढ़े, इसके लिए नई फिल्म नीति बनाई गई है और उन्होंने अभिनेता अभिनव चौहान को फिल्म के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी है। रिश्ता जोड़ी कोरी रखना। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय सीएम साहब ने हमारी जो फिल्म है मेरे गांव की बात, उसका आज ट्रेलर लॉन्च करा और उनको बहुत ही अच्छा भी लगा है। और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो फिल्म है वो सिर्फ जौनसार और बाबर के लोग ही नहीं, बल्कि हिमाचल के लोग, रवाई के लोग, जौनपुर के लोग और जो पर्वत के लोग हैं वो भी जरूर देखने आएंगे और पूरे परिवार के साथ देखने आएंगे।
नैनीताल शहर में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वाहनों का लोड बढ़ रहा है। वैसे तो हाईकोर्ट ने अनियंत्रित वाहनों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। नैनीताल शहर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध टैक्सी का कारोबार चल रहा है। 2017 के बाद टैक्सी की ऐसी बाढ़ शहर में आई कि ट्रैफिक अब संभल नहीं रहा। बाइक टैक्सियों ने तो सड़कों को ही पार्किंग में तब्दील कर दिया है, जबकि 2017 में माल रोड पर इन टैक्सी को हाईकोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया, लेकिन नैनीताल पुलिस के संरक्षण में कारोबार खूब फल फूल रहा है। टैक्सी और जो टू व्हीलर की आप बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए एक गाइडलाइन दे रखी है। अगर उन गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो कर ले तो समझिए कि आपकी 50-60% समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है गाइडलाइन फॉलो करवाना। राज्य सरकार ने टैक्सी बाइक स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए दी थी, लेकिन इसमें भी नियमों का उल्लंघन हुआ। बेरोजगारों को दी गई बाइकों में उसे बाइक खुद ही चलानी थी, लेकिन आरटीओ कार्यालय और बैंक की मेहरबानी ऐसी रही कि एक ही व्यक्ति 5 से 7 बाइकें लाकर कारोबार में लग गया। वहीं दूसरे जिलों और राज्यों से आए लोगों ने भी टैक्सी कारोबार शुरू कर दिया। अब मुसीबत ये बन रही है कि टैक्सी के लिए जिला प्रशासन SOP तैयार करने में जुटा है, जिसमें बाइक टैक्सी और उसके मालिक को ही चलाना होगा। साथ ही ड्रेस कोड भी जरूरी होगा। ऑथराइज्ड जो लोग होंगे, जो सत्यापित जो लोग होंगे, जिनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गया होगा और एजेंसीज के द्वारा उनको आई कार्ड्स और लाइसेंसेस दिए गए होंगे, उन्हीं को संचालन की अनुमति रहेगी। और इसकी एक अपर लिमिट भी तय किए जाने पर विचार हम लोग कर रहे हैं कि नगर की, क्योंकि एक वहन क्षमता है, धारण क्षमता है, उससे ज़्यादा वाहनों का नगर क्षेत्र में प्रवेश करने से अव्यवस्था स्वाभाविक है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर किन अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का माखौल उड़ाया और शहर की सड़कों को बाइक टैक्सी से पैक कर दिया। और अब क्या गारंटी है कि पुलिस की बनाई SOP के बाद नैनीताल में अवैध तौर पर टैक्सियों का संचालन बंद हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कॉर्बेट में कैमरा ट्रैप और ड्रोन को लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोध से जहां एक तरफ हड़कंप मच गया, वहीं इस शोध को करने वाले त्रिशांत सिमलाई रामनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिलाओं से बातचीत की और कहा कि उन्होंने अपने शोध में कहीं नहीं लिखा कि ड्रोन और कैमरे का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन इनके लगने के बाद से महिलाओं की प्राइवेसी जरूर प्रभावित हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की छवि पर पड़े हुए बुरे असर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसमें कॉर्बेट की इमेज खराब हो। थोड़ा इधर ले लो, हमारी ओर तो मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं पे भी ये वर्ड जो स्पाई है वो कहीं एक तो पहले लिखा नहीं गया है। मेरा जो पेपर था वो एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। मेरा रिपोर्ट जो कह रहा है कि इसका एक दुष्प्रभाव, जो एक इम्प्लीकेशन है, वो महिलाओं पर भी हो रहा है, और वो मैंने मेरे रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो रहा है। तो ये बेसिकली मैं डिस्टिंक्ट करना चाहूंगा कि जो कैमराज और ड्रोन लगे हुए हैं वो मीडिया में गलत रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये महिलाओं पे निगरानी रखने के लिए किए जा रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक नजर